नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड पी एग्जिबिट प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी क्या होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द वायर बाउंडेड बाय द क्लोज पाथ। तो पहली हमारी प्रॉपर्टी क्या है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है ना किसी क्लोज पाथ में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो आपका करंट पास करता है ना वायर में, और वायर आपकी क्या क्लोज पाथ में बाउंडेड है, उसके एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, जो आपका एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा था ना हमने, ये देखो। तो ये आपकी क्या होगी, पहली प्रॉपर्टी होगी कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है ना किसी क्लोज पाथ में, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट, और करंट थ्रू दी वायर, जो आपकी वायर में करंट है ना, और वायर क्या क्लोज पाथ में बाउंडेड है, उसके इक्वल होता है, ठीक है। ये तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। तो सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी क्या है, द कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट डेंसिटी थ्रू द क्लोज सरफेस। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल होता है ना, तो कर्ल आपका क्या होता है, डेल क्रॉस बी होता है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट डेंसिटी के इक्वल होता है, ठीक है ना, क्लोज पाथ में। तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू न्यू नोट जी आ गया आपका। ये आपकी क्या सेकंड प्रॉपर्टी है कि आपका कर्ल होता है ना बी का, वो आपका क्या होता है, करंट डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्लोज पाथ में, क्लोज सरफेस में। तो इसका प्रूफ हमारे पास कैसे आएगा, तो इसका प्रूफ में हमने क्या पढ़ा, कंसिडर ए कर्व सी इंक्लोजिंग ए सर्टेन रीजन थ्रू विच द वेरियस करंट आर फ्लोइंग। तो हमने क्या मान लिया, कर्व मान लिया, ठीक है, सर्ट किसी भी रीजन में, और उसमें आपकी क्या है, वेरियस करंट है, डिफरेंट करंट आपके पास कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने रीजन मान लिया, इसमें क्या आपके आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, मतलब हर पॉइंट के ऊपर अलग करंट हो गया हमारा, ठीक है, ये बता रहे हैं ना। तो हमने क्या कर लिया, एक कर्व मान लिया किसी भी रीजन में, और उसमें क्या डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो एक रीजन में हमने करंट मान लिया, सॉरी कर्व मान लिया एक, ठीक है, इसमें अलग अलग पॉइंट के ऊपर आप अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। दी वॉल्यूम करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज अज्यूम टू बी स्टडी। तो हमने मान लिया आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वॉल्यूम करंट डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपका क्या स्टडी है, मतलब एक जगह पे ठहरा हुआ है, ठीक है, रेस्ट के ऊपर है। In such a type of current distribution, the current density J varies from one point to other point, but is time independent. तुमने क्या मानना, यदि आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी के ऊपर होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी करंट डेंसिटी क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर क्या करेगी, वेरी करेगी, ठीक है, और वो आपकी क्या होगी, टाइम इंडिपेंडेंट हो गई। द टोटल करंट इंक्लोज बाय द कर्व सी इज द फ्लक्स और करंट डेंसिटी J। तो आपका टोटल करंट है ना कर्व सी में, तो वो आपका क्या होगा, फ्लक्स होगा या करंट डेंसिटी J होगा थ्रू द सरफेस इंक्लोज बाय द कर्व सी। तो देखो इसने क्या बताया है, हमने प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए क्या किया, एक रीजन में कर्व मान लिया, ठीक है, उसके डिफरेंट पॉइंट के ऊपर हमारे क्या डिफरेंट करंट फ्लो कर रही हैं, ठीक है। और क्या किया, वॉल्यूम करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने क्या माना, स्टडी मान लिया, ठीक है। तो यदि हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी मान लिया, तो आपकी क्या होगी, करंट डेंसिटी होगी ना डिफरेंट पॉइंट के ऊपर, वो क्या करेगी, वेरी करेगी, ठीक है, लेकिन वो होगी आपकी टाइम इंडिपेंडेंट होगी। द टोटल करंट इंक्लोज बाय कर्व सी, जो आपका कर्व सी में टोटल करंट फ्लो कर रहा है ना, हमें इंक्लोज करा मतलब है टोटल करंट, वो आपका क्या होगा, फ्लक्स होगा या करंट डेंसिटी J होगा थ्रू द क्लोज सरफेस, ठीक है। तो इसने क्या बताया, जो आपका टोटल करंट है ना क्लोज कर्व सी में, वो आपका क्या हो गया, तो आपका फ्लक्स होगा या आपका करंट डेंसिटी J होगा, ठीक है, सरफेस के अंदर। हो गया इतना क्लियर। द डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस गिवन बाय एन कैप्ट। जो डायरेक्शन ऑफ एरिया है ना, वो हमेशा क्या होगी, सरफेस के नॉर्मल होगी, और वो किससे मिलेगी, हमें एन कैप्ट से मिलेगी, ठीक है। एन कैप्ट से क्या मिलेगी, एरिया ऑफ डायरेक्शन मिलेगी, जो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होगी। एज एन वेक्टर इज द करंट थ्रू यूनिट एरिया। तो J वेक्टर हमारा क्या है, यूनिट एरिया के अंदर आपका करंट है, ठीक है। देयरफॉर करंट थ्रू एरिया डी एस इज गेन बाय।
तो किसी भी एरिया ds के अंदर आपका करंट क्या होगा वो बताए, ठीक है। डी आई अपना क्या है, ds आपने इसका लिया सरफेस ले लिया है, ठीक है, उसमें से आपको करंट पास कर रहा है, तो उसके अंदर आपका क्या होगा, करंट डी आई होगा इजिकल टू जे डी एस। जी आपकी क्या करंट डेंसिटी है डॉट जे डी एस हो गया। इसको हमने सोल्व किया तो जे वेक्टर एन कैप डी एस, एन कैप क्या है, हमें डायरेक्शन देगा करंट की, ठीक है, हो गए। एन कैप क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस, जो एरिया का डायरेक्शन है ना वो हमेशा क्या सरफेस के नॉर्मल है, ठीक है, एन कैप बताता हमारा, ठीक है। डी आई हमारा क्या है, डी एस हमने सरफेस मानना था ना, सरफेस एरिया, उसमें करंट फ्लो कर रहा है वो है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डी एस स्मॉल एरिया में स्मॉल करंट था, ठीक है, तो टोटल करंट निकालें तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारा आई आ गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे टोटल जे एन कैप डी एस हो गया, इतना ये ले लिया। तो इसके बाद हमें पता आप कंप्यूटर सर्किट लॉ क्या होता है, बी डी एल इजकल न्यू नोट आई होता है, ठीक है। ये आपका क्या लाइन इंटीग्रल है ना, तो देखो इतना हो गया न्यू नोट आई, आई की वैल्यू हमारे पास क्या ये है तो हमने पुट कर दी, हो गया। इसके बाद देखो आपका स्टोक थ्योरम ने हमने क्या पढ़ा था कि आप लाइन इंटीग्रल को हम क्या कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका क्या लाइन इंटीग्रल है, सॉरी सरफेस इंटीग्रल को हम क्या कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, लाइन इंटीग्रल है, इसको हम सरफेस इंटीग्रल में करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है ना, सॉरी एक मिनट रुको। तो देखो हमारे स्टोक थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, बी का लाइन इंटीग्रल ना वो आपके किससे इक्वल होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी के इक्वल होता है, ठीक है। तो स्टोक थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, बी का लाइन इंटीग्रल हमारा क्या होता है, बी के करल के सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है, ठीक है, ये हो गया। तो देखो आपके लेफ्ट साइड इक्वल है, तो आपके दोनों साइड राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो डी एस आपका डी एस कट गया, सरफेस इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल कट गया, तो आपका क्या आ गया, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू न्यू नोट जे आ गया। तो ये आपकी क्या थी, प्रॉपर्टी थी, और ये क्या होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरम में आपकी इक्वेशन होती है कि, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरम में इक्वेशन होती है, और ये इक्वेशन हमें क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग चार्ज में रिलेशन बताती है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो, ठीक है ना, हो गया ये। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या थी, किसी मैग्नेटिक फील्ड का आपका क्या है, करल आपका क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा करंट डेंसिटी के किसी क्लोज सरफेस में, ठीक है। ये आपकी मैथमेटिकल हो गया। इसके लिए हमने क्या कर लिया, कर्व सी मान लिया किसी भी एरिया में, रीजन में, ठीक है, और उसमें क्या आपके डिफरेंट करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर लिया हमने, वॉल्यूम करंट डिस्ट्रीब्यूशन मान लिया, स्टडी है वो, ठीक है। और वॉल्यूम करंट डिस्ट्रीब्यूशन यदि आपका स्टडी होता है तो उसमें आपका क्या करंट डेंसिटी डिफरेंट पॉइंट के ऊपर क्या होगी, वेरी करेगी, और वो आपकी क्या होगी, टाइम इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। द टोटल करंट इनक्लोज बाय कर्व सी इज द फ्लक्स, जो आपका टोटल करंट है ना कर्व सी में, वो आपका क्या होगा, फ्लक्स होगा, या आपकी करंट डेंसिटी होगी सरफेस के ऊपर, ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद क्या है, डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस गिवन बाय एन कैप्ट, जो आपकी एन कैप्ट में क्या बताएगा, एरिया की डायरेक्शन बताएगा, वो क्या है, सरफेस के नॉर्मल में है, ठीक है। एज जे वेक्टर इज द करंट थ्रो यूनिट एरिया, जे वेक्टर आपका क्या है, करंट है यूनिट एरिया के अंदर, ठीक है। तो एरिया डी एस के अंदर आपका करंट क्या आ गया, डी एस मतलब स्मॉल एरिया ले लिया हमने, ठीक है, डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी एस, दोनों वेक्टर हैं, तो इसको हम थोड़ा सोल्व करेंगे तो आपका एन कैप्ट आ जाएगा, जे वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। तो एन कैप्ट हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है करंट की, ठीक है ना, सो डायरेक्शन ऑफ एरिया बताता है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एरिया जो आपके सरफेस के नॉर्मल है वो हमें क्या बताता है, एन कैप्ट बताता है। इतना हो गया। ये आपकी क्या है, स्मॉल एरिया डी एस के लिए आपका करंट, ठीक है। तो टोटल करंट हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे इसका, इसका इंटीग्रेशन आपका आई हो गया, इसका आपके पास क्या हो गया, सरफेस इंटीग्रल जे एन कैप डी एस आ गया। इसके बाद देखा एम्पियर सर्किट लॉ से आपका क्या था, बी डी एल इजकल न्यू नोट आई होता है,
एम्पियर सर्किट लॉ से अब क्या होता है, बी डी एल इजिकल टू न्यू नोट आई होता है, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू पुट कर दी हमने, आपका ये हो गया। और देखो आपके स्टोक थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, किसी का भी लाइन इंटीग्रल आपका किसके इक्वल होता है, सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो आपका बी डी एल है, स्टोक थ्योरम के अकॉर्डिंग आप हमने सरफेस इंटीग्रल चेंज कर दिया, ठीक है। तो आपका ये हमारा सरफेस इंटीग्रल के इक्वल आ गया, ठीक है। तो आपके लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है, तो आपकी राइट साइड की इक्वल आ गई। तो आपका डी एस से डी एस कैंसिल हो गया, सरफेस इंटीग्रल कैंसिल हो गया। तो आपका ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, ठीक है, कि आपका करल ऑफ बी क्या होता है, करंट डेंसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और ये आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में एक इक्वेशन होती है आपकी, ठीक है ना, जो आपकी बी और करंट डेंसिटी के बीच में आपका रिलेशन बताती है, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है, द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी इज ऑलवेज जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस हमारा क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, ठीक है। तो ये आपका मैथमेटिकल हो गया, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देखो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम पासिंग थ्रू सरफेस एस इंक्लोजिंग वॉल्यूम वी। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपका डाइवर्जेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम पास थ्रू सरफेस एस। जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से पास हो रही है सरफेस एस में, तो आपका क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ठीक है। तो मैथमेटिकल हमारा क्या होगा, जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है ना सरफेस एस के अंदर इंक्लोजिंग वी, वो आपका क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम पासिंग थ्रू सरफेस एस इंक्लोजिंग वॉल्यूम वी। तो ये आपका क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा, वो हमेशा आपका क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। तो डाइवर्जेंस ऑफ बी तो हम करेंगे, तो ये क्या आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी बताया ना, बी का सरफेस इंटीग्रल ले लिया, नीचे आपका क्या पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो हमें पता है यदि आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आपका क्या हो, सोर्स फ्री है, तो आपका क्या हो जाएगा, सोर्स फ्री मतलब क्या, ना तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है ना उनका टर्मिनेटिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इनका ये आपका वेक्टर सोर्स फ्री है, तो आपका क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल है ना मैग्नेटिक फील्ड का, वो आपका क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस में आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बी डी एस इजिकल टू जीरो हो गया। मतलब देखो हमने पढ़ा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यदि आपकी सोर्स फ्री हो, तो उसका मतलब क्या हमारे पास ना तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है ना उनका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, जो सरफेस इंटीग्रल है ना बी का, वो आपका क्या हो जाएगा, क्लोज पाथ में जीरो हो जाएगा। तो ये मैथमेटिकली लिख दिया इसने, बी डी एस इजिकल टू जीरो आ गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इजिकल टू जीरो आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये जीरो आ गया, तो डाइवर्जेंस भी आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, ठीक है। तो ये हमें क्या बताती, गॉस लॉ बताती है मैग्नेटोस्टैटिक्स में, ठीक है, जिससे हमें क्या पता चलता है, जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है ना क्लोज सरफेस में आपका क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और वो हमेशा पॉसिबल किस में होता है, जब आपके मैग्नेटिक पोल आपके क्या होते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट और द पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो इसने क्या बताया है, ये आपका पॉसिबल तभी होगा जब आपकी क्या है, जो मैग्नेटिक पोल है ना वो आपके क्या हो, मोनोपोल में एग्जिस्ट ना करें, मतलब क्या हुआ, हमेशा आपके एग्जिस्ट करें पेयर में, ठीक है। हैज़ नो मोनोपोल एग्जिस्ट इन नेचर, इस नेचर में आपके मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है ना। तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी होगी। तो हमने क्या पढ़ी, आपकी 4 प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, सॉरी 3। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, जो हमारा एम्पियर सर्किट लॉ में पढ़ा था, ठीक है ना। तो हमारा वो क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड का आपका लाइन इंटीग्रल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। और सेकंड आपका क्या था, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है करंट के, करंट डेंसिटी के, ठीक है। और थर्ड क्या था आपका, डाइवर्जेंस ऑफ बी आपका क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम पासिंग थ्रू सरफेसेस, वो आपके क्या था, डाइवर्जेंस होता है। मैथमेटिकली हमने लिख दिया, ये आपका क्या था, बी डी एस अपॉन वी आ गया। और हमने पढ़ा है यदि आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आपके सोर्स फ्री हो, तो आपका क्या हुआ, उसका मतलब क्या, उनका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट है, तो आपका सरफेस इंटीग्रल आपका क्या होगा, क्लोज पाथ में जीरो होगा, ये जीरो होगा, तो आपका डाइवर्जेंस जीरो आ गया, ठीक है।
तो ये आपका क्या होता है, गोजला होता है मैन स्टैटिक्स में, ठीक है। जो मैं क्या बताता था आपका नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। हो गया ये। इसके बाद हमारे पास देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक कंपेरिजन और बताया है, तो आप इसको भी कर लेना, ये भी आपके पास पूछ सकते हैं 2-3 नंबर में, ठीक है, कंपलसरी पार्ट में। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है, ठीक है। इसके बाद देखो फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज पाथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आपकी जो फील्ड लाइन होती है ना वो आपका क्लोज पाथ नहीं बनाती, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या करती हैं, क्लोज पाथ बनाती हैं, ये हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। सिंपलेस्ट सोर्स क्या होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आपका क्या होता है, पॉइंट चार्ज होता है या सिंगल पोल होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड में आपका सिंपलेस्ट सोर्स क्या होता है, डाइपोल होता है या आपका पोल एग्जिस्ट इन पेयर होता है, ठीक है। चौथा आपका देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास लाइन इंटीग्रल आपका क्या होता है, 0 होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में आपका लाइन इंटीग्रल आपका क्या होता है, न्यू नोट आई होता है। एम्पीयर सर्किट लॉ आ गया ना। करल ऑफ ई आपका क्या होता है, 0 होता है, लेकिन करल ऑफ बी आपका क्या होता है, न्यू नोट जे होता है, ये हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना। डाइवर्जेंस ऑफ ई आपका क्या होता है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जबकि डाइवर्जेंस ऑफ बी आपका क्या होता है, 0 होता है। हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो गई, कंपेरिजन आ गई। तो पहला क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपका क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है, ठीक है ना। इस फील्ड में आपके क्या है, फील्ड लाइन क्या बनाती हैं, क्लोज पाथ नहीं बनाती हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड लाइन आपकी क्या बनाती है, क्लोज पाथ बनाती हैं, ठीक है ना। इसमें सिंपलेस्ट सोर्स आपका क्या होता है, पॉइंट चार्ज होता है या सिंगल पोल होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में आपका सिंपलेस्ट सोर्स क्या होता है, डाइपोल होता है या पोल जो आपके पेयर में एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, न्यू नोट आई होता है, ठीक है। करल ऑफ ई आपका हमारे क्या होता है, 0 होता है, करल ऑफ बी आपके पास क्या होता है, न्यू नोट जे होता है। प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने, ठीक है ना। ये आपका एम्पीयर सर्किट लॉ है। डाइवर्जेंस ऑफ ई आपका क्या होता है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और डाइवर्जेंस ऑफ बी आपका 0 होता है। ये आपकी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने अभी, ठीक है। तो दोनों में कंपेरिजन हो गया। तो ये आपकी टॉपिक होगा कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, आपको कुछ हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ। थैंक यू।